हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेज बाय नॉन ओनर, यानी कि अगर कोई पर्सन उन गुड्स का ओनर नहीं है तो क्या वो एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जनरल रूल ये होता है कि एक वैलिड प्लेज वही लोग क्रिएट कर सकते हैं जो कि उन गुड्स के ओनर हैं। तो जो गुड्स की मैं ओनर नहीं हूँ उन गुड्स को मैं कैसे प्लेज करूँ, उन गुड्स को मैं कैसे गिरवी रख सकती हूँ जिसकी मैं मालिक नहीं हूँ। सो जनरल रूल सेज कि ओनर ऑफ अ गुड्स कैन ऑलवेज मेक अ वैलिड प्लेज। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि अगर कोई नॉन ओनर है, यानी कि वो उन गुड्स का मालिक नहीं है लेकिन वो फिर भी एक वैलिड प्लेज को क्रिएट कर सकता है। तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं इस रूल की, आज हमें वो स्टडी करनी है। तो सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन है मर्केंटाइल एजेंट, सेक्शन 178। अब पहले समझते हैं कि मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है। तो देखिए, मर्केंटाइल एजेंट वो होते हैं जिन्हें कि उनका प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है गुड्स को बाय एंड सेल करने की, कि तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स को बाय करोगे या मेरे बिहाफ पे गुड्स को सेल करोगे, या मेरे बिहाफ पे जो कंसाइन गुड्स हैं उनको सेल करोगे, या फिर मेरे बिहाफ पे तुम मेरे गुड्स की सिक्योरिटी पे मनी रेज करोगे। तो जब प्रिंसिपल अपनी मर्जी से किसी मर्केंटाइल एजेंट को अपॉइंट करता है ये सारे काम करने के लिए, तो उस एजेंट को बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। तो लॉ कहता है कि मर्केंटाइल एजेंट जो है वो एक वैलिड प्लेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो मर्केंटाइल एजेंट उन गुड्स का ओनर नहीं है। तो ओनर कौन है? वो तो प्रिंसिपल है उन गुड्स का ओनर। लेकिन फिर भी जो मर्केंटाइल एजेंट है उन गुड्स के ऊपर एक वैलिड प्लेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो वो गुड्स उसको मिले हैं उसके प्रिंसिपल से, वो प्रिंसिपल के कंसेंट से मिलने चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल की रजामंदी से मिलने चाहिए। अब ऐसा नहीं है उसकी मर्केंटाइल एजेंट ने उन गुड्स को पड़ा हुआ देखा और उठा के प्लेज कर दिया, या फिर उस मर्केंटाइल एजेंट ने उन गुड्स को चोरी कर लिया। तो वो गुड्स अगर प्रिंसिपल की मर्जी से मर्केंटाइल एजेंट के पास है और वो मर्केंटाइल एजेंट उन गुड्स को प्लेज करके मनी रेज करता है तो वो एक वैलिड प्लेज हो जाएगा। अब लॉ फर्दर कहता है कि मान लीजिए जो मर्केंटाइल एजेंट है उसे कोई अथॉरिटी नहीं थी उन गुड्स को प्लेज करने की। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने मर्केंटाइल एजेंट को बोला कि जाओ मेरे ये जो कार है तुम इसे सेल कर देना। तो मर्केंटाइल एजेंट ने क्या किया, उस कार को सेल करने की बजाय उसने उसको प्लेज कर दिया और उससे कुछ लोन अमाउंट उठा लिया। तो यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो उस कार को प्लेज कर सके, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर भी जो प्लेज होगा वो एक वैलिड प्लेज होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो प्लेजी है, यानी कि जिस पर्सन ने लोन दिया है उस कार के अगेंस्ट, उसको पता नहीं होना चाहिए कि इस मर्केंटाइल एजेंट के पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वो गुड फेथ में एक्ट करे, उसे लग रहा होगा कि ऐसा कि भाई इसके प्रिंसिपल ने ही बोला है। तो मर्केंटाइल एजेंट को जो पर्सन लोन दे रहा है वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और वो एक बोनाफाइड पर्सन है। तो फिर ये जो प्लेज होगा वो एक वैलिड प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 178A। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने कि गुड्स का पोजेशन अपने पास रखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे? जहाँ पे कि जो अग्रीव पार्टी का कंसेंट होता है या तो वो कॉर्जन से या फिर फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि लक्ष्मण के सिर पे बंदूक रख के रावण ने उससे उसकी कार जो है वो परचेज़ कर ली। तो सस्ते में परचेज़ कर ली उससे उसकी कार। अब रावण ने इस कार को आगे जो है वो प्लेज कर दिया किसी बैंक के पास और लोन अमाउंट उठा लिया। अब बैंक को तो नहीं पता कि ये कार जो है वो लक्ष्मण से कॉर्जन के थ्रू ली गई है। अब रावण जो है उसने लोन ले लिया। तो क्या जो रावण है वो एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो लॉ कहता है कि देखो, अगर तो लक्ष्मण ने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क इन कर दिया था, तो रावण ने प्लेज किया उससे पहले ही लक्ष्मण ने कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क इन कर दिया था, तो फिर रावण नहीं कर सकता। लेकिन अगर लक्ष्मण जो है वो अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझ के बैठा हुआ है, लक्ष्मण ने कोई स्टेप नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ लेकिन फिर भी वो अपने घर पे चुपचाप बैठा है, और रावण ने उस कार को जो है वो फर्दर प्लेज कर दिया, तो यहाँ पे रावण एक वैलिड प्लेज जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो कंडीशन क्या बोली कि लक्ष्मण को अगर कॉन्ट्रैक्ट रिस्क इन करना है तो प्लेज क्रिएट होने से पहले करेगा। अगर एक बार प्लेज क्रिएट हो गया, रावण ने उस कार के अगेंस्ट लोन ले लिया, तो फिर लक्ष्मण जो है वो कुछ नहीं कर सकता, वो कार अपनी जो है वो वापस नहीं ले सकता। नेक्स्ट है सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन ने गुड्स को सेल कर दिया और जो सेलर है उसके पास अभी भी वो गुड्स है। तो फॉर एग्जांपल राम जो है उसके पास गुड्स थे, उसने जो है वो लक्ष्मण को उन गुड्स को सेल कर दिया, लेकिन राम के पास अभी भी उन गुड्स का पोजेशन है। तो लक्ष्मण ने बोला था कि ठीक है आप मुझे सेल कर दो, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद उन गुड्स की डिलीवरी ले जाऊँगा। तो जो राम है उसके पास अभी भी वो गुड्स अवेलेबल तो है ही, ऑल्दो उसने सेल कर चुका है, सेल कंप्लीट हो चुकी है, लक्ष्मण उनका ओनर बन गया है, लेकिन सेलर जो है राम अभी भी उसके पोजेशन में वो गुड्स हैं।
तो यहाँ पे राम क्या करता है कि उन गुड्स को किसी और पर्सन को आगे जो है वो प्लेज कर देता है और उनके अगेंस्ट लोन ले लेता है। तो क्या यहाँ पे जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो गुड्स प्लेज हुए हैं, क्या ये एक वैलिड प्लेज है या फिर नहीं? तो लॉ कहता है कि येस, यहाँ पे जो सेलर है यानी कि राम, वो एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है अगेन, कि जो लोन देने वाला है, तो फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को पता नहीं होना चाहिए कि जो एसेट है यानी कि जो गुड्स है ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो जो प्लेजी है, बैंक है, उसको ये नॉलेज नहीं होना चाहिए कि गुड्स सेल हो चुके हैं, और यहाँ पे सेलर के पास यानी कि राम के पास कोई राइट नहीं है उन गुड्स को प्लेज करने का, और बैंक गुड फेथ में एक्ट कर रहा है, तो फिर ये एक वैलिड प्लेज है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम लक्ष्मण का क्या होगा? अब लक्ष्मण तो पेमेंट कर चुका है, उन गुड्स का ओनर बन चुका है, तो वो क्या करेगा? तो यहाँ पे जो लक्ष्मण है उसको हम राइट दे रहे हैं कि आप सेलर को यानी कि राम को स्यू कर सकते हो, लेकिन आप उन गुड्स को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक वैलिड प्लेज क्रिएट हो गया। तो आप गुड्स को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप सेलर जो है यानी कि राम, आप उसे स्यू कर सकते हो, और कोई रेमेडी यहाँ पे बायर के पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है बायर इन पोसेशन ऑफ गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। अब ये सेक्शन कहता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि बायर है, उस बायर ने किसी सेलर से गुड्स का पोजेशन तो लिया, लेकिन ये बोला कि मैं इन गुड्स को जो है वो 15 दिन बाद परचेज़ करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने फ्रेंड से कार ली, आपने बोला कि मुझे अपनी कार जो है वो ट्रायल के लिए दे दो, या फिर मुझे अपनी कार दे दो, इसकी पेमेंट जो है वो मैं 15 दिन बाद करूँगा। तो अभी यहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि फ्यूचर में जो है वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है, अभी सिर्फ यहाँ पे पोजेशन मिला है बायर को। तो बायर ने क्या किया, उस कार का पोजेशन लेके उसे आगे जो है प्लेज कर दिया किसी बैंक के पास, और वहाँ से लोन ले लिया। तो क्या वो यहाँ पे एक वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है? तो लॉ कहता है कि येस, यहाँ पे एक वैलिड प्लेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो बैंक है यानी कि लोन प्रोवाइडर है, उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि बायर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है सेल करने की, प्लेज करने की, तो वो तो उसका बायर ही नहीं है। तो यहाँ पे कार की जगह कार के तो पेपर्स होते हैं, तो कार की जगह आप कोई और अमाउंट ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह ले सकते हैं, या कोई लैपटॉप या कोई कंप्यूटर सिस्टम, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर बायर ने उस कंप्यूटर या उस लैपटॉप को किसी और को आगे प्लेज कर दिया और उससे लोन ले लिया उसके अगेंस्ट, तो येस, यहाँ पे बायर ऐसा कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो लोन प्रोवाइडर है, बैंक है, उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि बायर के पास तो अथॉरिटी नहीं है, वो तो ओनर ही नहीं है उन गुड्स का, वो तो फ्यूचर में ओनर बनेगा, तो अभी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, और जो बैंक है वो गुड फेथ में एक्ट करेगा उसको लोन देने में, तो फिर यहाँ पे बायर जो है वो वैलिड प्लेज क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो सेलर है उसके पास क्या रेमेडी है? अब देखिए, सेलर जो है, ओनरशिप तो सेलर की है, अभी तो उसने अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो तो सेल ही नहीं किया था, तो यहाँ पे सेलर क्या कर सकता है? तो सेलर जो है वो उस बायर को स्यू कर सकता है कोर्ट में कि मेरा जो गुड्स है उसने उसकी पेमेंट भी नहीं की और उसने उनको प्लेज कर दिया, तो उसके प्राइस के लिए जो है सेलर उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है और अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। लास्ट पॉइंट है प्लेजर हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अपना जो एक सूट है वो स्टिच करने के लिए एक टेलर मास्टर को दिया, और उसने कहा कि जो स्टिचिंग चार्जेस होंगे वो मैं आपसे 3000 रुपीज़ चार्ज करूँगा। तो 3000 रुपये उसने आपको बोला, तो उस टेलर मास्टर का जो इंटरेस्ट है उस सूट में यानी कि उन गुड्स में, वो कितने रुपए का है? 3000 रुपीज़ का है। अब जो टेलर मास्टर है वो आगे क्या करता है कि उस सूट को किसी और को प्लेज कर देता है और उनसे 10,000 रुपये लोन ले लेता है, तो 10,000 रुपीज़ का लोन उसको मिल गया। अब यहाँ पे जो लोन है वो क्या वो वैलिड रहेगा? ये जो प्लेज है क्या ये वैलिड रहेगा या इनवैलिड होगा? तो लॉ कहता है कि येस, ये एक वैलिड प्लेज है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो वैलिड प्लेज होगा ये सिर्फ उतनी वैल्यू तक का वैलिड रहेगा जितना कि उस टेलर मास्टर का इंटरेस्ट है उस कपड़े में। उस कपड़े में टेलर मास्टर का कितना इंटरेस्ट है? सिर्फ 3,000 रुपये का, क्योंकि उसे 3,000 रुपये मिलने वाले हैं उस आपसे, तो आपने उसे 3,000 रुपये देने थे स्टिचिंग के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 3,000 रुपये तक का ही है। तो आप जाएंगे उस प्लेजी को 3,000 रुपये देंगे और अपने जो कपड़े हैं वो उस पर्सन से वापस ला सकते हैं। तो यानी कि जो प्लेजर है उसका लिमिटेड इंटरेस्ट है उस प्लेज के अंदर। तो आप जाएंगे अपने कपड़े वापस लेंगे 3,000 रुपये में, और जो बाकी का 7,000 का लोन उस पर्सन ने उस टेलर मास्टर को दिया था वो दोनों आपस में उसे कोर्ट में स्यू करके रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास राइट है, यानी कि हमारे पास राइट है, गुड्स के ओनर के पास राइट है कि वो अपना जितना पैसा है, जितना उसका फंसा हुआ है, वो उसकी पेमेंट करके अपने कपड़े वापस ले सकता है, अपने गुड्स को वापस ले सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैलिडिटी ऑफ प्लेज बाय द नॉन ओनर्स। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।